यस, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पिछले एपिसोड में हमने कवर किया था 94 IC तक। अब बढ़ाते टीडीएस की जर्नी आगे, सेक्शन 194 जे। 94 जे इज टॉकिंग अबाउट फीस फॉर प्रोफेशनल एंड और टेक्निकल सर्विसेज। अब यहां पर बेसिकली अगर देखें तो इस सेक्शन के अंदर टोटल 5 चीजें कवर होती है। फर्स्ट इज अ प्रोफेशनल फीस, सेकंड इज अ टेक्निकल फीस, थर्ड इज अ रॉयल्टी, fourth is a non-compete fees and fifth is a payment to director other than salary because salary आता है 192 में। ठीक है, अब यहां पर बात करें सबसे पहले प्रोफेशनल सर्विसेज की बात करें तो हमने बिजनेस प्रोफेशन में जो प्रोफेशंस डिफाइन किए गए हैं सेक्शन 44 AA, वो लोग यहां पर आएंगे। अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो वो सब यहां पर आएंगे। फिर टेक्निकल अगर सर्विसेज आपने ली हुई है और उसके लिए अगर आपने पेमेंट किया है तो दैट गोज टू टेक्निकल फीस। ठीक है, लाइक मैनेजरियल, टेक्निकल कंसल्टेंसी, टेक्निकल और अदर पर्सनल सर्विसेज। फिर आता है रॉयल्टी। रॉयल्टी अगर आपने कोई पेटेंट वगैरह आप यूज कर रहे हो तो उसके लिए आप अगर रॉयल्टी पे कर रहे हो तो रॉयल्टी। देन आता है नॉन कम्पीट फीस। नॉन कम्पीट फीस हमने बात करी थी अगेन बिजनेस प्रोफेशन के अंदर कि भाई काम ना करने का आपको जो पैसा मिल रहा है वो, दैट इज मीन्स कि आपको अगर किसी एरिया के अंदर या कुछ पीरियड के लिए आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आप लोग इस एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं हो पाओगे तो उसको हम बोलेंगे नॉन कम्पीट फीस। और लास्ट आता है पेमेंट ऑफ डायरेक्टर अदर देन सैलरी। ठीक है, तो डायरेक्टर को अगर सैलरी के अलावा कोई भी पेमेंट अगर किया जाता है तो वो 94 जे के अंदर कवर होगा। अब यहां पर अगेन एनी परसेंट हु इज अ डायरेक्टर एक्सेप्ट छोटे लोग। ठीक है, सो HI J वाला पार्ट आ गया हमारा, H हो गया, I हो गया, AB हो गया, CB हो गया। ठीक है, सो इंडिविजुअल एंड HUF whose turnover does not exceed 1 crore और 50 lakhs during preceding financial year। और उसके बाद एक चीज और यहां पर आपको ध्यान रखनी है दैट इंडिविजुअल एंड HUF उसकी लिमिट कुछ भी हो उसको यहां पर नॉन कॉम्पीट फीस और रॉयल्टी पे TDS कट नहीं करना है। सो ये चीज रहेगी किसके लिए, खाली अदर देन इंडिविजुअल HUF के लिए। फाइन। डिडक्टी कौन होगा, रेसिडेंट होगा। रेट कितना है, 10%। तो ये जनरल रेट यहां पर कितना है, 10%। लेकिन कुछ सर्विस के लिए यहां पर रखा है 2%, जैसे टेक्निकल सर्विस। देन रॉयल्टी फॉर द सिनेमेटोग्राफ फिल्म, ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड बिजनेस और द ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर, तो उस केस में भी कितना आएगा, 2%। आपको यहां पर चीज में ध्यान रखनी होगी तो वो होगी टेक्निकल सर्विस, उस पर लगेगा 2%। टाइम क्या है, पेमेंट और क्रेडिट विच इज अर्लियर, अगेन यूजुअल थिंग। थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000 रुपीज। लिमिट इज एप्लीकेबल सेपरेटली फॉर द प्रोफेशनल सर्विस, टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी एंड नॉन कॉम्पीट फीस। मतलब यहां पर ये चारों की सेपरेट लिमिट कंसीडर की जाएगी। वेयर द पेमेंट फॉर अ डायरेक्टर देयर इज नो थ्रेशोल्ड एट ऑल। अगर आपने उसको 10 रुपए का भी पेमेंट किया तो भी उस पर TDS आएगा। राइट, सो नो थ्रेशोल्ड फॉर द डायरेक्टर। अब यहां पर सेपरेट थ्रेशोल्ड का मतलब क्या हुआ, से फॉर एग्जाम्पल आपने किसी सेम पर्सन को, एक पर्सन को आपने प्रोफेशनल फीस का पेमेंट किया है, से फॉर एग्जाम्पल 25,000 रुपीज। अब यहां पर थ्रेशोल्ड 30,000 रुपीज है। यहां पर 94C जैसा नहीं है कि सिंगल बिल 30,000 का फिर एग्रीगेट 1 लाख रुपए का। राइट, यहां पर 30 को क्रॉस किया तो पूरे अमाउंट पे TDS कटेगा। अब मान लो यहां पर आप प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हो, प्रोफेशनल फीस। पहला बिल आपका आया 25,000 का, दूसरा बिल आपका आया फॉर एग्जाम्पल 10,000 का, सेम प्रोफेशनल फीस का। तो टोटल कितना हुआ, 35,000। तो इस मोमेंट पर ये TDS ट्रिगर हो जाएगा और TDS कटेगा पूरे के पूरे 35,000 एट द रेट 10%। सो दैट कम्स टू 3,500 रुपीज TDS यहां पर आएगा। लेकिन मान लो ऐसा होता है कि एक पर्सन जो है, राइट, उसको आप प्रोफेशनल फीस का पे करते हो 25,000 रुपए और टेक्निकल फीस आपने सेम पर्सन को पे करी है फॉर एग्जाम्पल 25,000 रुपए। अब देखो, भले यहां पर टोटल 50,000 क्रॉस कर चुका है, टोटल उसका हो गया 50,000, लेकिन यहां पर एग्रीगेट लिमिट जो है, सॉरी एग्रीगेट क्या, इंडिविजुअल लिमिट यहां पर क्रॉस नहीं किया है। इंडिविजुअल लिमिट
लिमिट इज बिलो 30,000, सो इस केस में नो टीडीएस इंप्लीकेशंस। ठीक है, सेम पर्सन, तो आपको यहां पर टीडीएस नहीं दिखा जाएगा, बिकॉज यहां पर क्या है कि चार जो सर्विसेज है, प्रोफेशनल, टेक्निकल, रॉयल्टी और नॉन कॉम्पिट फीस, सबकी थ्रेशोल्ड लिमिट इंडिविजुअली यहां पर आपको देखनी होती है। डन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे, दैट इज कॉल्ड नॉन एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, जैसे यहां पर राइट टू यूज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अमाउंट्स टू रॉयल्टी, हाउएवर टीडीएस नॉट अप्लाई इफ software acquired and on a subsequent transfer without modification and tax already deducted on a previous transfer under section 194J or 195. Transferee obtains such declarations and PAN from the transferor. अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं है क्या। लुक, यहां पर बात करते हम लोग फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक कौन है? बिल गेट्स। देखो नाम में थोड़ा उसका लफड़ा है, नाम इसका बिल गेट्स है, गेट्स, और बनाता है विंडोज है। ठीक है चलिए, अब यहां पर माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट बनाता है विंडोज। ठीक है, अब जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो, ठीक है, तो हम ऐसा बोलते हैं जनरली कि हमने सॉफ्टवेयर परचेज किया हुआ है। जैसे आप टेली यूज करते हो, आप बोलते हो हमने टेली परचेज किया, विंडोज परचेज किया, एमएस ऑफिस परचेज किया। एक्चुअली यू आर नॉट परचेजिंग द सॉफ्टवेयर, यू आर परचेजिंग जस्ट राइट टू यूज द सॉफ्टवेयर। आप क्या बाय करते हो? राइट टू यूज। ठीक है, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट फॉर यू। ठीक है, एक्चुअली आप कुछ भी बाय नहीं करते, सॉफ्टवेयर आपका नहीं हो जाता। फाइन। तो यहां पर क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट, अब सामने है फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एचपी, जो लैपटॉप बनाती है। अब एचपी ने क्या किया है कि उसके पास जितने भी लैपटॉप्स थे उसमें माइक्रोसॉफ्ट से विंडोज के लाइसेंस ले लिए हैं और उसने अपने एचपी के अंदर विंडोज इंस्टॉल कर दिए हैं। ठीक है, अब यहां पर फॉर एग्जांपल कस्टमर है। अब कस्टमर जब एचपी से लैपटॉप खरीदता है तो यहां पर उसके पास दो चीज आएगी। क्या आएगी? एक तो आएगा लैपटॉप। अब लैपटॉप तो वी नो दैट कि इट इज द गुड्स, तो उस पर कोई टीडीएस के प्रोविजंस नहीं आएंगे। और दूसरा क्या आता है? साथ में आता है विंडोज लाइसेंस। दो चीजें यहां कस्टमर के पास आती है। अब कस्टमर क्या बोलेगा कि मैंने तेरे से विंडोज का लाइसेंस खरीदा है, तो मैं कस्टमर यहां पर एचपी को पेमेंट कर रहा है, ठीक है, फॉर ए लाइसेंस। तो क्या बोलता है कि मैं तेरे से जो लाइसेंस खरीदा हूं उस पर मैं टीडीएस कट करूंगा। अब यहां पर एचपी क्या बोलता है कि देख भाई, टीडीएस की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने तेरे को जो विंडोज दिया है ना, वो एज इट इज दिया है। मतलब यहां पर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। जो माइक्रोसॉफ्ट बिल्लू भैया ने मेरे को दिया है वही मैंने तेरे को दिया हुआ है, राइट। सो देयर इज नो मॉडिफिकेशन इन द सॉफ्टवेयर, पहली बात। दूसरी बात कि जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट से ये परचेस किया था ये सॉफ्टवेयर, तब ये सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट से जब मैंने परचेस किया तब मैं उस पर टीडीएस कट कर चुका हूं। अगर ये मान लो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया हुआ तो 194J में टीडीएस करा होगा, और अगर ये माइक्रोसॉफ्ट यूएस हुआ तो उस केस में सेक्शन 195 जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बराबर, नॉन रेसिडेंट के केस में, तो वहां पर उसने टीडीएस कर लिया होगा। और ऐसा वो एक आपको डिक्लेरेशन दे देगा। ठीक है, कौन ये डिक्लेरेशन देगा? ये तीनों चीजें एचपी देगा किसको? कस्टमर को देगा। ठीक है, तो अगर आप किसी से विंडोज वगैरह खरीदते हो और वो आपको ऐसा एक डिक्लेरेशन दे दे, देखो यहां पर तो मैंने कंबाइंड एग्जांपल लिया है लैपटॉप और विंडोज का, लेकिन अगर मान लो किसी वेंडर से आप विंडोज खरीदते हो और ये विंडोज का जो लाइसेंस है वो आपने खरीदा है, और वो वेंडर आपको लिख के ऐसा दे दे कि आपको जो भी यहां पर विंडोज मैंने सप्लाई किया हुआ है, जो भी सॉफ्टवेयर, कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो सकता है, राइट, जो मैंने आपको सप्लाई किया है उस पर मैंने ऑलरेडी टीडीएस कर चुका हूं। दूसरी बात, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, ऐसा अगर वो आपको डिक्लेरेशन दे दे तो आपको यहां पर 94J के अंदर टीडीएस कट नहीं करना है, राइट। सो यहां पर ये जो रॉयल्टी पेमेंट हुआ, रॉयल्टी फॉर द राइट टू यूज विंडोज सॉफ्टवेयर, राइट, तो उस पर आपको कोई भी टीडीएस यहां करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो कंडीशन क्या क्या रहेगी? पहली बात तो विदाउट मॉडिफिकेशन आया है। दूसरा,
ऑलरेडी वहां पर टीडीएस फर्स्ट इंस्टेंस पे हो चुका है, और तीसरा आपको यहां पर ये डिक्लेरेशन दे दिया जाता है कि भाई आपको यहां पर जो ये जो सॉफ्टवेयर दिया है वो विदाउट मॉडिफिकेशन है और इस पर टीडीएस ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यस, चलिए अब नेक्स्ट हम बातें करते हैं आगे। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स टीपीएस making a payment to hospitals on behalf of insurance companies for a settlement of claims liable to is liable for under section 194J। इस पर अभी हम लोग डिस्कस करते हैं क्या है ये। Then facilities provided by stock exchanges to its trading members is not a technical service, hence no TDS under section 194J। अब ये दोनों पॉइंट को मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं, ठीक है। चलिए अब इस मैटर को सुलझाते हैं 94J के अंदर। अब पहले हमने जो बात करी यहां पर दैट वाज अबाउट टीपीए। अब ये टीपीए कौन होता है? इट इज ए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है टीपीए लिमिटेड। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि जो भी इंश्योरेंस कंपनीज है, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज, उसके बिहाफ पर ये लोग काम करते हैं। इसका काम ये रहता है कि क्लेम सेटलमेंट करना, ठीक है। अब क्लेम सेटलमेंट करने के बाद वो लोग क्या करेंगे? वो लोग यहां पर हॉस्पिटल्स को पेमेंट करेंगे, ठीक है। दे आर मेकिंग द पेमेंट टू द हॉस्पिटल्स। तो यहां पर एक सर्कुलर ऐसा इश्यू किया था डिपार्टमेंट की ओर से कि अगर थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स अगर हॉस्पिटल्स को पेमेंट करते हैं, ठीक है, सो यहां पर इसको प्रोफेशनल सर्विसेज ट्रीट किया जाएगा, प्रोफेशनल फीस ट्रीट किया जाएगा, और इसको हम लोग 194J के अंदर टीडीएस के अंदर इसको कवर करेंगे, राइट। सो टीडीएस इज एप्लीकेबल, राइट, कि जब ये टीपीए हॉस्पिटल को पेमेंट करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ सेटलमेंट ऑफ क्लेम एंड ऑल, तो उसके लिए जो भी पेमेंट किया जाएगा उस पर 194J इज एप्लीकेबल, ठीक है। तो यहां पर ये चीज आपको एक समझनी रहेगी। ये लोग जैसे कोई केसलेस क्लेम आया है, बराबर, तो उस केस में भी क्या करते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना होता है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, बीच में होता है ये टीपीए, और बाद में होता है हॉस्पिटल्स, राइट। तो इट इज वर्किंग एज अ व्हाट? इंटरमीडियरी सर्विस प्रोवाइडर, फाइन। So when they are making a payment to the hospitals, it is considered as a professional fees and it is liable for the TDS। तो जब ये हॉस्पिटल को पेमेंट करेंगे तब ये TDS यहाँ पर कट करेंगे, सिंपल। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा दैट वाज अबाउट स्टॉक एक्सचेंज वाला मैटर था कि, राइट, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द स्टॉक एक्सचेंजेस टू इट्स ट्रेडिंग मेंबर्स, राइट। तो यहां पर ये जो मैटर है ना, इट वाज रिलेटेड टू द कोटक सिक्योरिटीज। I think I should change the color again. Yes, it is a Kotak security case versus CIT, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, ठीक है। चलिए अब यहां पर ये क्या बोलना चाहता है, दैट इज फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द स्टॉक एक्सचेंजेस टू इट्स ट्रेडिंग मेंबर्स। अब ट्रेडिंग मेंबर्स यहां पर कौन हो गए? जो हमारे ब्रोकर हाउसेज है वो सारे के सारे, जैसे एंजल वन हो गया, फिर ये जो इंडिया इन्फोलाइन हो गया, ठीक है, जीरोधा, काइट्स, ये सारे जो भी है वो सब हो गया हमारे ट्रेडिंग मेंबर्स। तो यहां पर क्या होता है कि भाई ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, एक्सचेंजेस, सामने जो ट्रेडिंग मेंबर्स है, ट्रेडिंग मेंबर्स, बराबर, उसको ये लोग ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं।
एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है ट्रेडिंग फैसिलिटीज, बराबर। अब मैटर यहां पर यह अटका था कि क्या इसको टेक्निकल सर्विसेज बोला जाए, ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है क्या इसको टेक्निकल सर्विसेज बोला जाए। तो यहां पर कोर्ट का ऐसा जजमेंट था कि भाई टेक्निकल सर्विस पहले तो किसको बोलेंगे कि जहां पर यूजर की इंडिविजुअल्स नीड को कैटर किया जाए, ठीक है, उसके हिसाब से यहां पर काम किया जाए, राइट। इट इज टू कैटर द स्पेशल नीड्स ऑफ द यूजर, ऐसा यहां पर बोला है। अगर ऐसा कुछ है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज इज प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक टेक्निकल सर्विसेज टू द ट्रेडिंग मेंबर्स। लेकिन यहां पर तो है कि आपको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है विच इज रनिंग ऑटोमेटिकली, राइट, एंड इज कॉमन फॉर एवरीवन, राइट। तो यहां पर इसको इसको यहां पर टेक्निकल सर्विसेज नहीं माना गया है, ठीक है। सो इट इज जस्ट टू facilitate द ट्रेड, ठीक है, बाय स्टॉक एक्सचेंज, हेंस यहां पर इस पर कोई टीडीएस नहीं आएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, ठीक है। सो ये हमारा हुआ 94J। इसमें प्रोविजन वाइज कुछ बाकी है नहीं। सो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चंस देन। यस, लुक, क्वेश्चन नंबर 20। XYZ Limited makes a payment of 28,000 to Mr. Ganesh on 2nd of August 2024 towards fees for professional services and another payment of rupees 25,000 to him on the same date towards the fees for technical services. So यहाँ पर एक पेमेंट हुआ 28,000 का, that is for professional, and second payment is for 25,000, that is for a technical services. So in that case there is no requirement of TDS because दोनों का थ्रेशोल्ड लिमिट अलग अलग से ट्रीट किया जाता है 30,000 रुपीज, राइट। सो नो TDS इन दिस केस। उसके बाद यहां पर बोला है ईस्ट बंगाल क्लब, अ रिनाउंड फुटबॉल क्लब, was engaged has engaged the Raghu, a resident in India, as its coach at a remuneration of 6 lakhs per annum. The club wants to know from you whether it is liable to deduct the tax at source from such remuneration. तो यहां पर ये बोलना चाहता है कि भाई इसको हम क्या माना जाएगा, राइट। इट इज अ सैलरी 192 या फिर इट इज अ प्रोफेशनल फीस। लुक, 94 रिक्वायर्स अ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट द 10% फ्रॉम द अमाउंट बाय वे ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज। अब आगे यहां पर एक चीज है कि सेक्शन 194J, द प्रोफेशनल सर्विसेज इंक्लूड्स द सर्विसेज रेंडर्ड बाय पर्सन इन द कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन सच अदर प्रोफेशन एज इज नोटिफाइड बाय द CBDT। मतलब एक प्रोफेशन जैसे सर्विसेज रेंडर्ड बाय पर्सन इन द कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन सच अदर प्रोफेशन। अब जैसे यहाँ पर आपको पता होगा कि जितने भी हमारे यहाँ पर क्रिकेटर्स वगैरह होते हैं उन सबको एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन ट्रीट किया जाता है, राइट। तो उसी के रिगार्डिंग अगर कोई सर्विसेज है तो उसको भी यहाँ पर क्या माना गया है, प्रोफेशन माना गया है। अकॉर्डिंगली CBDT हैज वाइड नोटिफिकेशन सेज that services rendered by the coaches and the trainers in relation to the sport activities as a professional services for the purpose of section 194J. So that's why क्लब को यहाँ पर 94J में TDS आएगा, नॉट अंडर सेक्शन 192, ठीक है। चलिए, उसके बाद है अमित। मिस्टर अमित, अ पार्ट टाइम डायरेक्टर ऑफ ABC प्राइवेट लिमिटेड, was paid an amount of rupees 3,10,000 as a fees which was actually in the nature of commission on sales for a period of 1/4/24 to 30th June 24। अब हमने यहां पर क्लियरली एक चीज पढ़ी है कि भाई सैलरी के अलावा कुछ भी अगर डायरेक्टर को पेमेंट किया जाता है, राइट, सो इट इज ट्रीटेड अंडर सेक्शन 194J और उसमें कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है तो इस पर 10% TDS आएगा, दैट कम्स टू 31,000 रुपीज। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 94J के बाद 94K की ओर, दैट इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्पेसिफाइड यूनिट्स। अब जैसे हमने यहां पर इट इज सिमिलर टू 194 जो हमने डिविडेंड का प्रोविजन पढ़ा उसके जैसा ही है। अब यहां पर ये क्या है, इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्पेसिफाइड यूनिट्स दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड।
अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इन सम इन रिस्पेक्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड, तो यहां पर कौन आएंगे, म्यूचुअल फंड कंपनीज जो भी है वो, राइट, तो म्यूचुअल फंड कंपनीज। सामने कौन होंगे, रेसिडेंट, मतलब कहना से यूनिट होल्डर्स, ठीक है। कितना रेट आएगा 10%। पेमेंट क्रेडिट विच इज अर्लियर, थ्रेशोल्ड है 5000। नॉन एप्लीकेबिलिटी, अब यहां पर इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नेचर ऑफ कैपिटल गेन। अब ये क्या कहना चाहता है, इसको समझते हैं, हैव ए लुक। लुक, म्यूचुअल फंड कंपनी का अगर आपको आइडिया हो तो वो क्या करते हैं कि जितना भी फंड उसके पास आया है, द इन्वेस्ट इन अ स्टॉक मार्केट, शेयर्स में वो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अब यहां पर उसको दो तरीके से इनकम होगी, एक तो होगा डिविडेंड और दूसरा होता है शेयर बेचने पर हुआ कैपिटल गेन। अब यहां पर क्या होता है कि ये जो इनकम दोनों की हुई, ये किसको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, यूनिट होल्डर्स को। तो यहां पर ये क्या कहना चाहता है, ये कहना यह चाहता है कि डिविडेंड का जो पेमेंट आया है उसको अगर आपने यहां पर पेमेंट किया हुआ है, राइट, तो उस पर 194 के इज एप्लीकेबल, इधर 194 के इज नॉट एप्लीकेबल। बराबर, मतलब कंपनी को कैपिटल गेन हुआ है और अगर वो यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उस पर 194 के इज नॉट एप्लीकेबल। डन, सिंपल सा प्रोविजन है। चलिए उसके बाद आगे है 194 एल ए, ठीक है। एल ए इज टॉकिंग अबाउट कंपल्सरी एक्विजिशन, कंपल्सरी एक्विजिशन, ठीक है। ये कलर थोड़ा दिख नहीं रहा है, यस, एल ए इज अबाउट कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपकी प्रॉपर्टी कोई छीन के ले जाता है, ठीक है, अब इस सेक्शन को याद रखने का भी एक तरीका है। क्या बोला उसने, 194 ला, कैसे रखते हम लोग, 194 ला, एल ए। तो किसी ने आपसे प्रॉपर्टी मांगा कि ला भाई चलो 194 ला, तो आप क्या बोलोगे, एल ए, ठीक है। सो 194 एल ए। तो रेसिडेंट एनी पर्सन, सामने कौन होगा, रेसिडेंट। 10%, अब जब कंपल्सरी एक्विजिशन होता है तब आपको कंपनसेशन दिया जाता है, और अगर आप कोर्ट में जाते हो और पैसा बढ़ के आता है, इट इज नोन एज एनहांस कंपनसेशन। एट द टाइम ऑफ पेमेंट 2.5 लाख रुपए का थ्रेशोल्ड लिमिट है, राइट। अब यहां पर बात करी है कि अगर रूरल या अर्बन लैंड है तो उस केस में टीडीएस नहीं आएगा, बिकॉज ये दोनों चीजें क्या हो जाती है, एग्जेम्प्ट हो जाती है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो वैसे भी क्या है, कैपिटल असेट की डेफिनेशन से बाहर है, तो उस पर तो वैसे भी कोई टैक्स नहीं लगने वाला। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, ये हमने कैपिटल गेन में पढ़ा है 1037 के अंदर, ये क्या है, एग्जेम्प्ट है। अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को कंपल्सरी एक्वायर किया जाता है, सो इट इज एग्जेम्प्ट इनकम इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर, सो इट इज नॉट टैक्सेबल, तो उस पर भी कोई टीडीएस प्रोविजंस नहीं आएंगे। इमोबाइल प्रॉपर्टी के केस में हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन देखा था, दैट वाज 194 आइए, तो वहां पर आप वॉलंटरी सेल कर रहे थे, यहां पर क्या है, ये कंपल्सरी एक्वायर हो रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग 94M। अब हमने यहां पर एक प्रोविजंस पढ़े, ठीक है, एक हमने पढ़ा 194C, इट वाज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा 194J और H, दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ कमीशन। और उसके बाद हमने एक चीज पढ़ी 194J, दैट इज फॉर ए प्रोफेशनल फीस। अब इन तीन चीजों में हमने ऐसा देखा कि इंडिविजुअल एंड एचयूएफ जो छोटे लोग हैं उसको हमने बाहर रखा है, ठीक है। पर्सनल नेचर का पेमेंट है उसको भी हमने बाहर रखा है इन सब चीजों में, फाइन। तो अब यहां पर क्या था कि ये तीनों सेक्शन यहां पर एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। तो उस केस में यहां पर तो उस केस में यहां पर ये तीनों चीजें एप्लीकेबल नहीं होती है, तीनों सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होती है।
तो यहां पर एक सेक्शन का जन्म होता है जो कहता है अगर कोई नहीं है तो फिर मैं हूं ना, राइट। तो आपको क्या याद रखना है यहां पर 194 मैं हूं ना एम। अगर 94C काम नहीं कर रहा, 94H काम नहीं कर रहा, 94J यहां पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो फिर मैं हूं ना 94M। लुक, एक एग्जांपल लेते हैं। अब आपको पता होगा कि एक मिस्टर अमेजोन है, मिस्टर जॉफ बेजोस, जेफ बेजोस आई थिंक, नॉट जॉफ बेजोस, जेफ बेजोस नाम है इसका। अब मान लो इसका डिवोर्स हो गया है, राइट। मैटर गया था कोर्ट में, उसने एक वकील हायर किया था, ठीक है। मान के चलते ये इंडियन है, ठीक है। अब इसने यहां पर एक कोर्ट केस किया है, उसके लिए उसने एक एडवोकेट को हायर किया हुआ है, एडवोकेट को, जिसकी फीस उसने टोटल पे करी है फॉर एग्जांपल 80 लाख रुपीस। अब यहां पर 94J इज नॉट एप्लीकेबल, एडवोकेट इज ए प्रोफेशनल सर्विसेज, बट यहां पर ये पर्सनल मैटर है, 94J इज नॉट एप्लीकेबल। फिर उसने ऐसा किया कि भाई चलो भाई अब संन्यास ले लिए हैं, सब कुछ डाइवोर्स भी ले चुके हैं, एक नया प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। अब नया उसने प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक ब्रोकर को हायर किया। ब्रोकर को बोला कि काम कर मेरे लिए मस्त तू एक जमीन ढूंढ, आलीशान बंगलो बनाएंगे अपने, एक एंटीला के बाजू में जगह कहीं पे है तो उसको ढूंढ, हम वहां पर दूसरा बनाएंगे अपना बेंटीला, ठीक है। सो एंटीला के बाजू में बेंटीला बनानी है तो उसको वहां पर जगह चाहिए। अब ब्रोकर यहां पर आता है और ये उसको ब्रोकरेज पे करता है, ठीक है। ब्रोकर कितना लेके जाता है, फॉर एग्जाम्पल ब्रोकर लेके जाता है 60 लाख रुपीस एज ए brokerage. 194H is not applicable. Why? Because again it's a personal in nature. फिर उसने कंस्ट्रक्ट करने के लिए यहां पर टिचकुले को बुलाया, कॉन्ट्रैक्टर टिचकुले, जिसने इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल लिए 4 करोड़, ठीक है। मस्त ऐसा बंगलो बना दिया, सस्ता वाला बनाया, ठीक है। 4 करोड़ उसने टोटल चार्ज किया। अब यहां पर देखो, यहां पर 194J इज नॉट एप्लीकेबल, 194H इज नॉट एप्लीकेबल, 194C इज नॉट एप्लीकेबल, राइट। तो इन तीनों सेक्शन के लिए एक ही आंसर है, क्या है, 194M। गॉट माय पॉइंट? क्लियर? लुक, कौन कौन आएगा इधर, एनी इंडिविजुअल HUF, राइट, अदर देन दोज who's required to deduct the tax, जिसको 194C, H और J एप्लीकेबल है, वो वहां पर TDS कट करेंगे, ठीक है। क्या है वो, क्या पेमेंट करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द सम, किस बात का पेमेंट करते हैं वो लोग, कैरिंग आउट एनी वर्क इन परस्यूएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 194C, ब्रोकरेज 194H, या फिर प्रोफेशनल सर्विसेज 194J, और एक्सक्लूड दोज व्हिच टर्नओवर एक्सीड्स 1 करोड़ और 50 लाख, क्योंकि वो तो वहां पर एप्लीकेबल हो जाता है, 94C, J और H के अंदर आते हैं वहां पर, तो उसको यहां पर तो नहीं आना है। तो उसको छोड़ के जितने भी लोग हैं वो सब यहां पर आएंगे, मतलब जिन लोगों को 194C, 194H और 194J एप्लीकेबल नहीं होता है वो लोग यहां पर कवर अप होंगे, सिंपल, ठीक है। सामने कौन होगा, रेसिडेंट होगा, कितना TDS होगा, 5%, और 1/10 के बाद होगा 2%, ठीक है। एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। अब यहां पर देखना थ्रेशोल्ड लिमिट इज टू हाई, ठीक है, 50 लाख रुपए का थ्रेशोल्ड लिमिट है, इसलिए मैंने वहां पर जो ब्रोकरेज पे किया है, एडवोकेट की फीस पे करी, सब कुछ मैंने 50 लाख से ऊपर रखा है। अब यहां पर मान लो ये तो भाई बहुत रूटीन ट्रांजेक्शन तो हो गए नहीं, हर महीने करना हो, फिर उसका TDS जमा करना हो, ट्रांजेक्शन वगैरह, तो यहां पर आपको एक बेनिफिट दिया गया। क्या बेनिफिट दिया है कि आपको 10 नंबर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आपको यहां पर TDS का रिटर्न भी भरने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एक चलन के थ्रू क्या कर सकते हो, सीधा पेमेंट कर दो, बात खत्म हो जाती है, राइट। फॉर द इजी ऑपरेशंस के लिए ये प्रोविजंस यहां पर रखा गया है, ठीक है। सो आपको क्या याद रखना है कि आपको ये याद रखना है कि 94C, 94H और 94J अगर एप्लीकेबल नहीं होता है तो उस केस में 94M कैन बी एप्लीकेबल, फाइन। चलिए लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ दिस, हैव अ लुक।
एग्जामिन वेदर टीडीएस प्रोविजंस वुड बी अट्रैक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस, इफ सो अंडर विच सेक्शन। देखो इसलिए मैंने आपको बोला यहां पर सेक्शन याद रखना आपको जरूरी है। ऑल्सो स्पेसिफाई द रेट ऑफ टीडीएस एप्लीकेबल इन ईच केस, अज्यूम दैट द ऑल द पेमेंट्स आर मेड टू द रेसिडेंट। अब सबसे पहले यहां पर बात करते हैं मिस्टर गणेश की। मिस्टर गणेश एन इंडिविजुअल कैरिंग ऑन अ रिटेल बिजनेस विद द टर्नओवर ऑफ 2.5 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर 2023-24। अब हमारा प्रीवियस ईयर है 2024-25, तो पिछले जन्म का टीडीएस टर्नओवर कितना हुआ 23-24, जो 1 करोड़ से ऊपर है। मतलब इसको करंट ईयर में 94C, 94H, 94J सब कुछ एप्लीकेबल होता है। पहली बात तो यहां पर ये आ गई। कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट ऑफ द रिपेयर ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस, अब ये हुआ पर्सनल, सो 94C इज नॉट एप्लीकेबल। मैं 94 लिखूं तो समझना 194 है। उसके बाद है पेमेंट ऑफ कमीशन टू मिस्टर वालिस फॉर अ बिजनेस पर्पस, तो यहां पर 194H इज एप्लीकेबल, क्योंकि इसका टर्नओवर पिछले साल में 2.5 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। सो 80,000 यहां पर थ्रेशोल्ड होती है 15,000, उसको क्रॉस कर चुका है, तो उस केस में यहां पर क्या आएगा, टीडीएस आएगा। यहां पर 5 लाख रुपए का है मैटर, तो थ्रेशोल्ड यहां पर पर्सनल 194M के लिए थ्रेशोल्ड कितनी है, 50 लाख रुपए, तो 50 लाख से तो कम है, तो यहां पर भी कोई टीडीएस नहीं आएगा, बट यहां पर टीडीएस आएगा। सिंपल। मिस्टर राजेश द होलसेल ट्रेडर हुज टर्नओवर वाज 95 lakhs, अब पिछले साल में उसका टर्नओवर 95 lakhs है, तो ये छोटे लोग हो गए। कैसे लोग हैं ये, छोटे लोग, छोटे लोग हैं, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फॉर ए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस मेड ड्यूरिंग द पीरियड जनवरी टू मार्च 2025। अब रेसिडेंशियल हाउस है, पर्सनल इन नेचर है। चलो अब पेमेंट कितना हुआ, 20 lakhs प्लस 15 35 प्लस 20, तो यहां पर ये टोटल 55 लाख हो गया, जो हमारी थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर गया, मतलब यहां पर टीडीएस आएगा। ठीक है, कहां आएगा, 94M में आएगा। ठीक है, बिकॉज इट इज अ पर्सनल इन नेचर। 94C वैसे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर सतीश इज अ सैलरीड इंडिविजुअल, पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज फॉर बाइंग अ रेसिडेंशियल हाउस इन मार्च 2025 51 lakhs, 94M, बिकॉज 94H उसके केस में तो बिजनेस ही नहीं है, तो पिछले साल में टर्नओवर है कि नहीं वो देखने की जरूरत नहीं है। सो 94H नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, बट 194M इज एप्लीकेबल। फिर धीरज है, पेंशनर है, अगेन बिजनेस का मैटर है ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट ऑफ मेड ड्यूरिंग द अक्टूबर टू नवंबर 24 फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस, और पेमेंट है 48, सो यहां पर लेस देन 50 लाख है, नो टीडीएस। सिंपल। So this is how you are supposed to compute TDS under 194M. Done? चलिए अब 94M के बाद कहानी आगे बढ़ाते हैं हम लोग। 94N, N मीन्स नॉन केस। ठीक है, N मतलब क्या, नॉन केस। मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, ठीक है। नाउ सी व्हाट इट सेज। देखो यहां पर ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, ये किसके लिए लगाया गया है, ये लगाया गया है कैश विड्रॉल के लिए, कैश विड्रॉल। अब एक कैश विड्रॉल क्या है, आप कहां जाते हो कैश विड्रॉ करने के लिए, ऑब्वियसली सर जहां पर हमारा अकाउंट होता है वहां पे, तो या तो बैंक में जाओगे या तो फिर कहां जाओगे आप, पोस्ट ऑफिस के यहाँ वहां जाओगे, राइट। सो एनी बैंकिंग कंपनी, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी इन अ बिजनेस ऑफ बैंकिंग, तो कहने से कोऑपरेटिव बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, ये तीनों लोग जब आप पैसे विड्रॉ करने जाओगे तब आपको वो टीडीएस कट करके आपको पेमेंट करेंगे। ठीक है, कितना पैसा आपको विड्रॉ करना है, देन सामने कौन होगा, एनी पर्सन बीइंग रेसिडेंट रेसिपिएंट हु विड्रॉज द केस, कितना, 2% ऑफ द केस विड्रॉन एक्सीडिंग ₹1 करोड़। और जहां पर ये अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी हुआ, मतलब अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैं यहां पर कोऑपरेटिव बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक से या फिर कोऑपरेटिव बैंक से
या फिर पोस्ट ऑफिस से अगर वो कैश विड्रॉ करने जाते हैं तो उसकी लिमिट रहेगी 3 करोड़। उसको 3 करोड़ तक कोई टीडीएस अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और बाकी सारे एसएससी के केस में वो कितना अट्रैक्ट करेगा, 1 करोड़ अट्रैक्ट करेगा। डन। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर विड्रॉ करने जाता है तो 3 करोड़, बाकी सबके केस में कितना, 1 करोड़, उतना हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट है। अब यहां पर एक चीज आपको समझनी है कि यहां पर आपको जो टीडीएस करना है, ठीक है, आपको ये जो टीडीएस है यहां पर, दैट इज 2% ऑन ए कैश विड्रॉन एक्सीडिंग ₹1 करोड़ है, ठीक है। मतलब अगर 1 करोड़ 5 लाख लिया है तो खाली 5 लाख पे ही टीडीएस आएगा, पूरा 1 करोड़ पे टीडीएस नहीं आएगा। मतलब 1 करोड़ के ऊपर जितना जाता है उस पर टीडीएस आएगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं आएगा। डन। लुक, बट अब यहां पर एक चीज है कि पर्सन हु हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर लास्ट 3 years विथ इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, तो 2020 का ये अमेंडमेंट है। मतलब अगर कोई पर्सन ऐसा है कि जिसने लास्ट 3 years में आईटीआर फाइल नहीं किया है, ठीक है, नॉन फाइलर है ये, तो ये दोनों किसके है, नॉन फाइलर। तो यहां पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। तो यहां पर क्या बोला है कि 0 to 20, 20 से लेकर 1 करोड़ तक कितना, चलो मैं यहां पर समझा देता हूं आपको, 194N। लुक, अगर नॉर्मल केस है, नॉर्मल, ठीक है, तो 0 to 1 CR नो टीडीएस, अबव 1 CR 2%, ठीक है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 0 to 3 करोड़ नो टीडीएस, और अबव 3 करोड़ 2%। डन, ये हो गई नॉर्मल बात। अगर नॉन फाइलर है, नॉन फाइलर, एक काम करता हूं बाजू में लिख देता हूं, नॉन फाइलर, नॉन फाइलर, तो उसमें 0 to 20 lakhs, कितना, 20 lakhs नो टीडीएस। फिर 20 lakhs to 1 करोड़ 2%, एंड अबोव 1 करोड़ 5%, ठीक है। वही चीज अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें, कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो उसमें भी 0 to 20 नील, 20 lakhs to 1 करोड़ नहीं, यहां पर कितना आएगा, 3 करोड़ 2%, और अबोव 3 करोड़ कितना जाएगा, 5%। इस तरीके से यहां पर टीडीएस कट होगा, ठीक है। देख लो एक बार इसको। डन। चलिए, अब टाइम एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच सम, ऑब्वियसली यहां पर तो क्रेडिट जैसा कोई मैटर होता ही नहीं है। थ्रेशोल्ड लिमिट जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। नॉन एप्लीकेबिलिटी, किस पर ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं। दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ पेमेंट मेड टू, अगर कैश विड्रॉ करने कौन आता है, खुद सरकार आती है, या फिर कोई बैंकिंग कंपनी है, या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस, मतलब इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है। एनी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, अगेन इट्स अ बैंकिंग कंपनी, ठीक है। फिर एक आता है व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर। अब जानते हो व्हाइट लेबल क्या होता है, सर हम तो रेड लेबल जानते हैं। रेड लेबल चाय, आयुर्वेदिक चाय आती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सो एनी व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर, ये क्या होता है, लुक, ये कौन होता है, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ ए एटीएम, ठीक है। अब जैसे आपने एक नाम अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा, एक टाटा इंडिकेस करके नाम है, टाटा इंडिकेस, ऐसा आपको देखने को मिलेगा वहां पर। अब ये लोग क्या करते हैं कि एक एटीएम की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब वहां पर मान लो इसके यहां से
एसबीआई वाले भी पैसे उठाएंगे, एचडीएफसी वाले भी होंगे, कोटक वाले भी होंगे, ऐसे अलग अलग बैंक वाले सब कस्टमर्स आएंगे और पैसे वहां से क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द कोई भी एक टाइम पीरियड उसका जो सेटलमेंट का होगा, वीकली या फिर मंथली, या वॉट एवर द टाइम पीरियड दे आर, राइट, वो क्या करेगा कि टाटा इंडिकेस जाएगा इन सब बैंक के पास कि देख भाई, तेरा कस्टमर आया था इस बार 5 करोड़ विड्रॉ करके गया है, तेरा कस्टमर आया था 2 करोड़ विड्रॉ करके गया है, तेरा कस्टमर आया था ये 3 करोड़ विड्रॉ करके गया था। ठीक है। अब इसको तो क्या चाहिए, इसको चाहिए कैश, बिकॉज वापस मशीन में भी तो डालना है ना। ठीक है। सो बैंक क्या करेगी, बैंक इन लोगों को कैश पेमेंट कर सकती है, व्हाइट लेबल वालों को। ठीक है, उसका कोई टीडीएस वहां पर नहीं कटेगा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कमीशन एजेंट टू ट्रेडर, कमीशन एजेंट और ए ट्रेडर ऑपरेटिंग अंडर अ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। आपने शायद कभी देखा हो ऐसे, आप कई बार सिटी से एक दूसरे सिटी में जाते हो तो कई बार आपको दिखता है, जनरली सिटी के एंड में कहीं आपको दिख जाएगा। इट इज कॉल्ड खेतीबाड़ी उत्पन्न बाजार समिति इन गुजराती विषय, और कई बार आपने ऐसा, इसको बोलते हैं एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। अब यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी फार्मर्स होते हैं वो सब अपना जितना भी फसल उसने उगाया है वो लोग यहाँ पर लेकर आते हैं। ठीक है। और यहाँ पर होते हैं ब्रोकर, ट्रेडर, वो सब कुछ वो गुड्स खरीदते हैं और उसके बदले उसको कैश पेमेंट करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सामने है किसान। ठीक है। सो उन लोगों को यहां पर अलाउ किया है कि अगर आप कैश विड्रॉ करोगे तो चलेगा, आपका कोई टीडीएस यहां पर नहीं कटेगा। फिर ऑथोराइज डीलर एंड इट्स फ्रेंचाइजी एंड सब एजेंट, ये है फॉरेक्स डीलिंग की बात हो रही है। ऑथोराइज डीलर, क्योंकि उसको भी सामने कैश पेमेंट करना होता है, राइट, कोई डॉलर लेके आया उसको रोकड़ा देना है। ठीक है, तो दे नीड कैश ऑल्सो। फुल फ्लेज मनी चेंजर लाइसेंस बाय द आरबीआई, ठीक है, एंड सच अदर पर्सन और क्लास ऑफ द पर्सन एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। सो हियर इट इज a 94 एन इज देयर। लुक, देखो यहां पर सीधा आंसर ही है, तो एक एग्जांपल के तौर पर इसको सीधा देख लो। देखो, हर्षित भाई है, इंडिविजुअल है, सामने है एसबीआई बैंक, उसने पैसा विड्रॉ किया है। अब इंडिविजुअल के केस में लिमिट क्या हो जाएगी, 1 CR की हो जाएगी। डेट ऑफ विड्रॉल है 1 जुलाई 2024। 1 करोड़ 10 लाख, तो यहां पर 1 करोड़ तक तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, 10 लाख पर 2% दैट कम्स टू 20,000 टीडीएस यहां पर आएगा। ठीक। फिर प्रणव है, प्रणव ने 90 लाख विड्रॉ किया है तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि 1 करोड़ से कम है। अब आया एबीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसने 2 करोड़ 70 लाख विड्रॉ किया है तो भी कोई टीडीएस नहीं, बिकॉज इट इज लेस देन 3 करोड़। डन। फिर XYZ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सामने भी कोऑपरेटिव बैंक है तो यहां पर 3 करोड़ 10 लाख, तो 10 लाख पर कितना, 2%। फिर वैभव है, वैभव के केस में 2 करोड़ 10 लाख है। सो यहां पर इसने रिटर्न, अब नीचे है ना आएंगे केस नॉन फाइलर वाले, बाकी सारे केस में हमने ऐसा मानते कि उसने फाइल किया हुआ है। सो 2 करोड़ 10 लाख है तो उसमें ऊपर कितना गया, 1 करोड़ 10 लाख, तो ऊपर आएगा 220। फिर ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड केस में आपको मिलेगा यहां पर 1 करोड़ 5 लाख, तो 5 लाख पर 2%। कंपनी फॉर्म कुछ भी हुआ, खाली कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में ही अलग चेंज है, बाकी सब में 2% फिक्स है। अब यहां पर आया डीईएफ, नॉन फाइलर। अब नॉन फाइलर मतलब क्या होगा, 0 to 20, 20 to 100 एंड अबो 100, इस तरह से हमारे स्लैब रहेंगे। यहां पर लैक्स, 100 लैक्स, लैक्स ऐसे। ठीक है। अब उसने 90 लैक्स विड्रॉ किया है, सो 0 to 20 कुछ नहीं, 20 to 90 मतलब 70 लैक्स, इस पर 2%, यह आएगा 1,40,000 रुपए। वरुण नॉन फाइलर 1 करोड़ 20 लाख, तो 80 लाख जो गया दैट इज 20 to 1 CR, उस पर 2%, और ऊपर जो 20 लाख गया उस पर 5%। फिर राकेश की बात करते हैं 45 लैक्स, तो 45 लैक्स यहाँ पर ये नॉन फाइलर है, अगर इसने फाइलिंग करी होती तो कोई टीडीएस नहीं आता। सो नॉन फाइलर है तो ऊपर 20 लाख से ऊपर गया 25 लाख रुपए, उस पर 2%। और पीक्यूआर कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में यहां पर 0 to 2 कुछ नहीं, 20 लैक्स, फिर 20 लैक्स से लेकर 300 लैक्स, 3 करोड़ तक आएगा 2%, सो दैट इज 560। और 30 लाख जो ऊपर का गया है उस पर 5%, सो टोटल आएगा 7,10,000 रुपए। डन। सो ये हो हमारा 94N। चलिए अब आगे 94O, 94O को हम लोग थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आ जाते हैं 94P के ऊपर।
94P इज समवॉट लाइक अ सैलरी, 92 जैसा है, ठीक है, उसके प्रोविजन थोड़े थोड़े उसके साथ मैच खाते हैं। पी मतलब यहां पर आप इसको याद रख सकते हो पापा जी, ठीक है, और पापा जी ऐसा, मतलब ये स्कीम किसके लिए है। अब यहां पर ये स्कीम स्पेसिफिकली बनाई गई है सीनियर सिटीजन्स, वो भी कैसे, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स, नॉर्मल वाले नहीं, ठीक है। कैसे होता है ये स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, जिसकी उम्र है 75 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसका बर्थडे कभी भी फॉल होता हो 75th बर्थडे, तो उस केस में ये प्रोविजन उसके लिए है। तो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स हैविंग ए एज ऑफ 75 ईयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब देखो यूजुअली क्या होता है कि मान लो कोई सीनियर सिटीजन पर्सन है, 75 ईयर्स की उसकी एज है, नौकरी कर रहा था फॉर एग्जाम्पल, अब वो रिटायर्ड है तो उसको पेंशन की इनकम हो रही है, फिर जो उसके रिटायरमेंट के टाइम जो पैसा मिला होगा पीएफ वगैरह, तो उस केस में वो लोग क्या करते हैं, यूजुअली वो लोग एफडी रख देते हैं, ठीक है। वो अपने जैसे इतना, वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव सोचते हैं, बराबर, वो इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेते, क्योंकि अब वो उसकी लास्ट जो भी है उसकी असेट्स वगैरह, तो उसमें वो ज्यादा रिस्क नहीं लेते, तो उसने एफडी वेफडी रखा होता है। और वो जनरली क्या करते हैं, वो भी नेशनलाइज बैंक पर ज्यादा भरोसा करते हैं, प्राइवेट बैंक पर ज्यादा भरोसा करते नहीं वो भी। अब मान लो किसी का एसबीआई में अकाउंट है, पेंशन भी उसी में आता है, इंटरेस्ट भी उसने एफडी भी उसी में रखी हुई है, सब कुछ एक ही जगह पर आता है, उसके अलावा उसके कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है कि एक तो पेंशन की इनकम हुई, राइट, तो इट इज ट्रीटेड अंडर द हेड सैलरी, अगर उसमें भी थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस किया स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। दूसरा क्या होता है कि आपका जो इनकम है, राइट, जैसे कि एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट आया वो, उसमें भी 50,000 का डिडक्शंस लगेगा एटीटीटीबी के अंदर, बाकी सब केस में तो ऊपर जाएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, फाइन। तो जितनी भी इनकम होती है उन सब पर उसको टैक्स भरना पड़ेगा, टीडीएस कटेगा, सब कुछ ऐसा होगा। अब इतनी एज में क्या करेंगे वो लोग, तो इसलिए यहां पर एक स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया है जो बैंक्स के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है, क्या, कि स्पेसिफाइड बैंक्स, कोई भी शेड्यूल्ड बैंक्स, आरबीआई के शेड्यूल में जो भी लिखी हुई हो सारी की सारी बैंक्स, ठीक है। और सामने अगर है सीनियर सिटीजन, वो भी कैसे, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन 75 ईयर्स की एज है, ठीक है, 94 फॉर पापा जी हम लोग याद रखेंगे, 75 ईयर्स मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इनकम क्या होगी, पेंशन इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द अकाउंट्स मेंटेन विद द सेम बैंक, अदर इनकम अपार्ट फ्रॉम दिस उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो देयर इज नो अदर इनकम अपार्ट फ्रॉम दिस, पेंशन आता है और इंटरेस्ट आता है। वो क्या करेंगे, वो बैंक में जाएंगे सीनियर सिटीजन्स और एक डिक्लेरेशन देंगे कि भाई मेरे पास इसके अलावा और कोई इनकम नहीं है, ठीक है, और मैंने इतना इतना मेरा इन्वेस्टमेंट है, मेरा लाइफ इंश्योरेंस इतना है, मेरा मेडिक्लेम इतना है, जितने भी चैप्टर 6 के डिडक्शन है या फिर हाउसिंग लोन, तो मानते कि नहीं होगी, चलो बस, तो एटीसी एटीडी जितना भी उसका डिडक्शन वगैरह जो भी होगा, वो क्या करेगा, एक डिक्लेरेशन सब कुछ बैंक को प्रोवाइड करेगा। अब बैंक क्या करेगा, इनकम का तो उसके पास डिटेल है पूरा कि भाई पेंशन इतना आ रहा है प्लस इंटरेस्ट इतना आ रहा है, वो सब कुछ को टोटल कंप्यूट करेगा, सैलरी इनकम प्लस आईएफओएस की इनकम, टोटल उसके हेड में जो इनकम आएगी वो, उसमें से माइनस क्या करेगा, जो भी डिक्लेरेशंस पापा जी ने दिए हैं वो सब कुछ वेरीफाई भी करेंगे और उसको भी ध्यान में रखेंगे, और उसके हिसाब से जितना टैक्स बनता है वो सब कुछ वो टीडीएस कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इस केस से क्या होता है कि बैंक ने टीडीएस कट कर लिया जितना रिक्वायर्ड था उतना ही, और उसके ऊपर जो सीनियर सिटीजन है उसको कोई आईटीआर फाइल करने की जिम्मेदारी नहीं आएगी। वरना क्या होता है कि बैंक मान लो 10% टीडीएस काट लिया, ठीक है, और ज्यादा टीडीएस हो गया तो फिर वो उस बेचारे को रिफंड के लिए आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है बैंक वालों को यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया कि भाई आप उतना ही टीडीएस काटना जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही, ताकि ना रिफंड का झंझट हो और ना जो सीनियर सिटीजन है उसको आईटीआर फाइल करने की झंझट हो, ठीक है। तो देखो यहां पर then it is exempted from the filing of ITR for the previous year in which the tax deducted under this section. Rates कौन से लगेंगे, स्लैब रेट्स लगेंगे on the total income after considering the regime opted, पुराना या फिर नया, अगर प्रूफ दिए है तो प्रूफ को वेरीफाई किया जाएगा, और यहां पर रिबेट अगर अलाउ किया गया है तो रिबेट भी आपको अगर मिलेगा। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है जो मैं यहां पर हाईलाइट करके आपको बताता हूं कि यहां पर आपका पेंशन और इंटरेस्ट ये दोनों आपका सेम बैंक से आता होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो आपका अकाउंट किसी दूसरी बैंक में भी है
वहां से अगर कोई एफडी आपने रखा हुआ है और वहां से कोई इंटरेस्ट आ रहा है, तो फिर ये बैंक के लिए प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फिर उस केस में आपको अपने हिसाब से सब कुछ यहां पर कंप्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, सो इट मस्ट बी व्हाट, सेम बैंक होना चाहिए। डन। चलो फटाफट एक इसका क्वेश्चन भी करते हैं सो दैट वी कैन गेट मोर क्लैरिटी ऑन 94P। लेट्स हैव अ लुक। चलिए, शर्मा जी, मिस्टर शर्मा रेसिडेंट इंडियन एज एट 77 years gets a pension of 52,000 per month from a UP state government. The same is credited to his saving account in a SBI Lucknow branch. In addition, he gets 8% per annum on the FD of rupees 20 lakhs with the said bank. अब 20 लाख का एफडी है जिस पर 8% इंटरेस्ट आता है। ठीक है, सो 20 लाख का 8% हुआ 1,60,000। सेम बैंक के पास है। आउट ऑफ द डिपॉजिट of rupees 20 lakhs, 2 lakhs represents the 5-year term deposit. 5 लाख क्या है, 5-year term, सॉरी 2 लाख रुपए है 5-year term deposit. It is indicating towards 80C. ये कभी क्लिक नहीं होगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम कि 80C में जा सकता है। ठीक है, चलिए, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक क्रेडिट टू SBI सेविंग अकाउंट्स फॉर द प्रीवियस ईयर इज 9500। अब ये यहां पर एक तो 77 ईयर्स है, मतलब ये है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। फिर यहां पर उसको एक तो एफडी पर इंटरेस्ट मिल रहा है प्लस सेविंग पर इंटरेस्ट मिल रहा है। ये दोनों के केस में 80 TTB एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये भी क्लिक होना जरूरी है बहुत। फाइन, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपको यहां पर पूछा है, फ्रॉम द अबोव कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर शर्मा फॉर FY 25-26 इन द मैनर मोर बेनिफिशियल टू हिम। अब जब भी मोर बेनिफिशियल वाला मैटर आएगा तब आपको देखना पड़ेगा कि ओल्ड रेजिम है कि न्यू रेजिम, किस में ज्यादा बेनिफिट होता है वो। ठीक है, तो वी हैव टू कंप्यूट बोथ द रेजिम्स। उसके बाद आपको बोला है व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टिबल एट सोर्स बाय SBI assuming that the same is specified bank। अगर सेम बैंक है तो क्या होगा, इज मिस्टर शर्मा रिक्वायर्ड टू फाइल इज ITR। ठीक है, अगर वो TDS कट चुका है तो आंसर इज नो, उस केस में नहीं होगा। फिर आती है बात, इज मिस्टर शर्मा रिक्वायर्ड टू फाइल इज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर FY 25-26 इफ द FD ऑफ 20 लाख was with the Canada Bank instead of SBI। दूसरी बैंक के पास अकाउंट भी है तो उस केस में 94P तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 का आंसर देते हैं कि कौन सा रेजिम उसके लिए बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले जैसे बात करी पेंशन इज इट इज अंडर द सैलरी हेड, सो 52,000 into 12 दैट्स कम टू 624 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 दैट कम्स टू 50,000। ओके, सो 574। न्यू रेजिम में अब ये हो गया है 75,000 रुपीज। ठीक है, करंट ईयर का अमेंडमेंट है, तो ये हो जाएगा 549। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अगर हम एफडी की बात करें तो 160 का इंटरेस्ट, 9500 सेविंग का इंटरेस्ट, तो टोटल यहां पर 743,500 और यहां पर हुआ 728,500। अब डिडक्शन की बात करें तो यहां पर तो कुछ मिलने से रहा, बराबर, न्यू रेजिम में तो कोई डिडक्शन अलाउड है नहीं। यहां पर अगर बात करें तो 80C 150 मैक्सिमम अलाउड होगा। 5-year टर्म डिपॉजिट जो उसने रखा हुआ है 2 लाख रुपए का, वो तो मैक्सिमम उसमें 150 आपको मिलेगा। और TTB जो मैंने आपको बताया था वो दैट इज 50,000 रुपीज। तो टोटल यहां पर तो है 543, यहां पर तो है 728। अब बात करेंगे टैक्स लायबिलिटी, तो यहां पर 543 है, तो 543 में अप टू 2.5 नील 2.525 कितना आएगा 12,500 और 5 से ऊपर कितना गया 43,500, उस पर 20%, सो कुछ होगा ये 8,700 समथिंग 43 43,500। ओके 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 ओके, एक मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, सीनियर सिटीजन है तो इट इज 3.22 5.0 दैट कम्स टू 10,000। यस, 10,000 प्लस 8,700 दैट कम्स टू 18,700।
उस पर 4% सेस, तो टोटल टैक्स आता है 19448 और राउंड ऑफ करें तो 19450। अब यहां पर बात करेंगे हम लोग 728,500 की। तो 728,500 में 0 2 3 नील, फिर 3 2, जस्ट अ मिनट, इट इज अ 3 2, कितना आता है 5%, जस्ट अ मिनट। यस, 1.5 BSc की अगर बात करें तो 32023 नील। अब यहाँ पर 327 आता है, सो 327 दैट कम्स टू 327 दैट इज 4 लाख, 4 लाख का 5% होता है 20,000 रुपीज। तो 20,000 रुपीज यहाँ पर आई थिंक मेरे हिसाब से आंसर में चेंज आएगा, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है। सो 327 दैट इज 4 लाख। एक काम करता हूँ यहाँ पर समझा देता हूँ, चलो 728,500 है। अब उस केस में 0 to 3 lakhs नील, फिर 3 to 7 का स्लैब है इस बार, 3 to 7 दैट इज 4 lakhs, 4 लाख का 5% दैट कम्स टू 20,000। अब ऊपर जो गया है 28,500 इंटू, उस पर आएगा सीधा कितना 10,000, 10%। ठीक है, 7 से लेकर 10, 7 to 10 का स्लैब है ये, इस पर 10%, तो दैट कम्स टू 2850, राइट। तो ये यहां पर आएगा 22,850, ये आपका है टोटल टैक्स। अब यहां पर एक बार प्रोविजन है जो है रिबेट का, ठीक है। अब रिबेट में यहां पर ऐसा है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है, तो अगर आपका इनकम है, टोटल इनकम न्यू रिबेट में लेस देन इक्वल टू 7 lakhs, ठीक है, तो आपको यहां पर 25,000 का रिबेट मिलेगा, 25,000 और टैक्स विच एवर इज लोअर का रिबेट मिलेगा। लेकिन आपकी इनकम यहां पर 7 लाख से क्रॉस कर चुकी है। अब 7 लाख को अगर आपकी इनकम क्रॉस करती है तो उस केस में क्या होगा देखना यहां पर। तो यहां पर आपको सबसे पहले कंप्यूट करना है ए, मतलब टोटल इनकम माइनस 7 lakhs, ठीक है। सो टोटल इनकम कितनी है ये हम लोग वापस करेंगे, एक बार डोंट वरी, टैक्स कंप्यूटेशंस हम लोग प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे जब हम लोग टोटल इनकम के क्वेश्चंस करेंगे तब। सो यहां पर टोटल इनकम हमारी बनती है 728,500 माइनस 7 lakhs, तो ऊपर अमाउंट कितना गया 28,500। इट इज समवॉट लाइक मार्जिन रिलीफ जैसा कंसेप्ट है ये, ठीक है। फिर आपको कंप्यूट करना है बी, ठीक है, फिर आपको यहां पर कंप्यूट करना है बी। अब बी मतलब यहां पर आपका टैक्स कितना आया, तो यहां पर आपका टैक्स आया है 22,850, इतना यहां पर आपका टैक्स आया हुआ है, ठीक है। सो टैक्स ऑन टोटल इनकम इज 22,850। एक बार वापस चेक कर ले, 4 लाख इंटू 5%, 4×20 बराबर 3 लाख, उसमें खाली 28,500 आपका गया है ऊपर, सो 10% आएगा 2850, ठीक है। सो 22,850 आपका आता है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो आपकी इनकम है 28,500, ठीक है, और टैक्स आपका है 22,850। तो यहां पर आपको रिबेट मिलेगा, यहां पर देखो क्या बी, ये जो आपका टैक्स है क्या इससे भी ज्यादा है, इफ बी इज ग्रेटर देन ए, राइट, देन रिबेट इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो यहां पर आपका जो टैक्स है ये इस अमाउंट से ज्यादा नहीं हो रहा है, राइट, तो यहां पर आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इन दिस केस देयर इज नो रिबेट, ठीक है। मैं एक बार वापस पूरा रिपीट कर देता हूं आपको, ठीक है, अभी समझ में ना आए वापस तो हम लोग करने वाले हैं, बट एक बार मैं वापस आपको समझा देता हूं। देखो यहां पर 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है। अब न्यू रेजिम में सीनियर सिटीजन हो या सब कोई हो, सब कुछ सेम रहता है। 3 लाख से 7 लाख तक ये जो 4 लाख बना उस पर 5%, दैट कम्स टू 20,000 रुपीज, और ऊपर जो 28,500 गया उस पर आएगा 2850। तो टोटल टैक्स आपका जो बनता है दैट इज 22,850,
22,850 इज योर टोटल टैक्स। ठीक है, अब यहां पर आपको कंप्यूट करना है रिबेट एक बार कि नॉर्मल के हिसाब से क्या है कि 7 लाख तक तो अगर आपकी इनकम है 7 लाख से नीचे तो पूरा का पूरा जो टैक्स है वो रिबेट में हो जाएगा, और 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है सो 25,000 वॉज अलाउड एज अ रिबेट। यहां पर ऐसा मैटर है। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या देखना है कि अगर आपकी टोटल इनकम इज लेस देन 7, सॉरी, टोटल इनकम आपकी 7 लाख से ज्यादा है तो एक मार्जिन रिलीफ जैसा कंसेप्ट है, तो आपको यहां पर कंप्यूट करना है ए टोटल इनकम 728,500 और ऊपर कितना गया 7 लाख, तो टोटल हुआ 28,500। इसमें क्या कहना चाहता है एग्जैक्टली ये कि अगर आपकी इनकम फॉर एग्जांपल थोड़ी सी ऊपर जाती है और उसकी वजह से टैक्स उससे भी ज्यादा हो जाता है तो हम लोग आपको पूरा का पूरा रिबेट दे देंगे। ठीक है, समझाता हूं अभी वो भी। तो यहां पर हमारा टैक्स बनता है 22,850, तो यहां पर आपका जो बी है क्या वो बी इज ग्रेटर देन ए, आंसर इज नो, तो यहां पर कोई भी रिबेट आपको नहीं मिलेगा। अब इसको समझते हैं ऐसे, देखो अगर आपकी इनकम होती 7,10,000 रुपए, कितनी होती 7,10,000 रुपए, तो उस पर टैक्स कितना आता, लेट अस कंप्यूट। तो 3 से 7 में कितना आता 20,000, और ऊपर जो 10,000 गया है उस पर 10%, दैट कम्स टू 1,000 रुपए। सो टोटल आपका इनकम कितना आता है यहां पर 21,000 रुपए टैक्स आता है आपका टोटल टैक्स। ठीक है, अब देखो इसको यहां पर कंपेयर करो, 21,000 आपका टैक्स आया, राइट। तो सबसे पहले ए कंप्यूट करो, ए क्या बोलता है कि टोटल इनकम में से 7 लाख माइनस करो, तो टोटल इनकम हमने यहां पर कंप्यूट करी है 7,10,000 रुपए। मैं अभी आपको रिबेट समझा देता हूं। ठीक है, तो 710 में से 7 लाख गए तो ऊपर कितना हुआ 10,000, मतलब आपने एक्स्ट्रा कितना कमाया 10,000। अब एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में आपको यहां पर टैक्स कितना लगा, सो बी इज इक्वल टू टैक्स दैट कम्स टू 21,000। ठीक है, तो क्या यहां पर बी इज ग्रेटर देन ए, तो हाँ यहां पर बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब आपकी आमदनी अठनी खर्चा रुपया हो गया, आपने जितना कमाया ना उससे ज्यादा तो आपका टैक्स हो गया है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे भाई कमाना ही नहीं है 10,000 जाने दो। ठीक है, 7 लाख तक की लिमिट रखेंगे अपने आप को तो हमको पूरा का पूरा रिबेट मिल जाता। तो यहां पर इस चीज को ध्यान में रखा है इस बार, तो यहां पर बी इज ग्रेटर देन ए, तो आपका रिबेट कितना आएगा, रिबेट आएगा बी माइनस ए। सो बी कितना है 21,000 माइनस ए कितना है 10,000, सो दैट कम्स टू 11,000। तो आपका रिबेट कितना आया 11,000। तो आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है, टोटल टैक्स लायबिलिटी नाउ 21,000 माइनस रिबेट आपका मिलेगा 11,000, दैट कम्स टू 10,000 आपका टोटल टैक्स आएगा। मतलब आपने ऊपर जितना कमाया उतना ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर अपना जो केस है उसमें कोई रिबेट नहीं आता है, सो इट इज 22,850। तो मेरे यहां पर आई थिंक इट इज सम प्रिंटिंग मिस्टेक, 22,850। अब 22,850 का 4% निकालो, 22,850 इंटू 4%, दैट कम्स टू 914 प्लस 22,850, सो दैट कम्स टू 23,764, तो राउंड ऑफ करें तो 23,760। ठीक है, तो यहां पर आपको ऑल रेजिम क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, फिर यहां पर बात करी थी कि अगर एसबीआई खुद स्पेसिफाइड बैंक है तो क्या उसको टीडीएस कट करना पड़ेगा, यस। तो हमने यहां पर अभी उसको डिस्कस किया जस्ट कि एसबीआई 94P के अंदर टीडीएस कट करेगा और गवर्नमेंट को दे देगा, उस केस में शर्मा जी को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर जो बात करें कि एफडी अगर कनाडा बैंक के पास है, ठीक है, बैंक अदर देन एसबीआई, उस केस में क्या होगा दैट मिस्टर शर्मा वुड नॉट क्वालिफाई एज ए स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, तो उसको फिर खुद से सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट 194P। अब हमारा टीडीएस में कौन से प्रोविजंस बाकी है अभी तक, सो टीडीएस में हमारे प्रोविजंस बाकी है इस बार 94, एक तो ओ हमें देखना है। ठीक है, 94O, फिर 94Q बाकी रहेगा हमारा, फिर 94R एंड 94T। 94S मैंने यहां पर कवर नहीं किया है, वो मैं करूंगा स्पेसिफाइड अपना जो वेरियस एंटिटीज का चैप्टर है
उसमें हम लोग कवर करेंगे वर्चुअल डिजिटल असेट के अंदर, ठीक है। सो 94S इज नॉट कवर्ड हियर। 94T इस बार का अमेंडमेंट है, नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस हुआ है। सो ये प्रोविजन जो बाकी है वो हम लोग कवर करेंगे अगले सेशन के अंदर, ठीक है। चलिए तो फिर वापस मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, और हमारा टीडीएस वाला जो मैटर है उसको हम अब क्या करेंगे, खत्म करेंगे, इंक्लूडिंग टीडीएस के जो प्रोसीजर्स वगैरह है, टीडीएस फाइलिंग का रिटर्न वगैरह, उसमें लेट फीस वगैरह क्या है, वो सब कुछ हम लोग कवर करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। उसके बाद हम लोग जाएंगे टीसीएस की ओर, और उसके बाद हम लोग जाएंगे एडवांस टैक्स की ओर। तो यहाँ पर ये आपका ऑलमोस्ट 8 से 12 मार्क का जो चैप्टर कवरेज है वो हम लोग यहाँ पर अभी कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं एंड इफ यू वांट टू एनकरेज मी मोर एंड मोर फॉर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स फॉर दिस थिंग, तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इसको सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।